अब हमारी नजर रहने वाली है कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे किन लेवल्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर। साथ ही जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इक्विटी बाजार में आज के लिए कहां आप ले ट्रेड बाय करें, सेल करें, क्या करें। तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर सीवी भौमिक जुड़ेंगे, उनसे हम समझेंगे कि निफ्टी में क्या हो आपका अगला कदम। वीकेंड के ठीक पहले निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको। आरबीएल बैंक का आईपीओ आज खुला है। बैंक के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी राजीव आहूजा से होगी बात, किस तरह की तैयारी है आरबीएल की, जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे राजीव आहूजा से। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, साथ ही में एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हमारे खास शो ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से मितेश ठक्कर और सुमित बगड़िया रहने वाले हैं आज हमारे साथ। और आपके शेयरों पर प्रकाश गावा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। तो सॉफ्ट डॉलर आज सबसे बड़ा थीम रहने वाला है कमोडिटी बाजारों के लिए और इसी का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। वैसे क्रूड में लगातार 6वें दिन तेजी जारी है, हालांकि ऊपरी लेवल्स पर अब प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आ रही है ब्रेंट में, लेकिन इसके बावजूद अभी भी 2 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर बना हुआ है क्रूड। ब्रेंट 8 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गए, $51 के करीब रहा है। नाइमेक्स पर अभी फिलहाल $48 का भाव हम देख रहे हैं। ब्रेंट अभी भी $50 पर बना हुआ है प्रॉफिट टेकिंग के बावजूद। और इसीलिए हम आज क्रूड के एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। उधर फेड की तरफ से हॉकिश बयानों के बाद 5 दिनों की तेजी के बाद इंटरनेशनल सोने की चमक भी थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और अब जहां तक चांदी की बात है, सोने के ट्रेंड को ये भी फॉलो करता है और इसीलिए यहां पर भी हल्का सा दबाव, लेकिन ओवरऑल चांदी के लिए डिमांड सिनेरियो अच्छा है। बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम ने कल अच्छी तेजी को हासिल किया है, तो इस पर नजर रहेगी। और ओवरऑल बेस मेटल्स में अच्छा मूड इसलिए है क्योंकि चाइना से किसी भी तरह की बुरी खबर निकलकर नहीं आई है। लेकिन एग्री कमोडिटीज में नजर रखिए, एडिबल ऑयल्स पर, साथ ही मसालों पर यहां अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो भारतीय कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं और ओपनिंग सेशन में किन लेवल्स पर शुरुआत हो रही है। क्रूड सबसे पहले, क्रूड में मजबूती, 3237 का भाव, ₹15 की तेजी के साथ क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है, ऑलमोस्ट % की तेजी यहां पर। नेचुरल गैस ₹178.50 के साथ खुलते हुए यहां पर दबाव है, लाल निशान पर शुरुआत होते हुए। गोल्ड में दबाव ₹67 का, 31,411 का भाव यहां पर दिख रहा है गोल्ड एमसीएक्स में। और इसी तरह चांदी में भी दबाव, ₹161 के दबाव के साथ खुल रही है चांदी, 45,933 का भाव है। बेस मेटल्स में कॉपर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत, ₹320.70 के साथ खुलते हुए कॉपर एमसीएक्स। निकल में हल्का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है, ₹689 के साथ शुरुआत होते हुए। जिंक में भी दबाव, ₹153 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। एल्यूमिनियम में दबाव, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में कल हमने खाई देखा था, लेकिन आज भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम की शुरुआत धीमी, लेड में भी धीमी शुरुआत। तो कॉपर में तेजी है और इसके अलावा पूरे बेस मेटल्स पैक में लाल निशान हावी हो रहा है। एग्री कमोडिटीज में सोया ऑयल ₹650 का भाव, सीपीओ में तेजी बरकरार, ₹572.80 के साथ शुरुआत होते हुए यहां पर शानदार तेजी। सोयाबीन 3,500 का लेवल, ₹10 की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा सरसों में भी दबाव, ₹4,843 का भाव यहां पर, ₹2 की कमजोरी। चीनी में दबाव 3,585 के साथ शुरुआत होती हुई। साथ ही में गेहूं आपकी स्क्रीन पर 1746 का भाव, वीट एनसीडेक्स खुलते के साथ। जीरे में तेजी बरकरार, पूरे मसालों पैक में हम जो तेजी देख रहे हैं उसमें जीरा और देखिए हल्दी भी आज हरे निशान पर तेजी के साथ खुलते हुए। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं ग्लोब कैपिटल के कमोडिटीज रिसर्च हेड तरुण सत्संगी और जियोफिन कॉमट्रेड की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट विनीता आडवाणी। आप दोनों का ही स्वागत है। तरुण, आपसे शुरुआत करूंगी। आप क्रूड में जो एक्शन देख रहे हैं, अभी आप क्या करने की सलाह देंगे? क्या आपको भी लग रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग का सही समय है?
हाय, गुड मॉर्निंग। हमारा ऐसा मानना अभी भी लॉन्ग साइड में बने रहना चाहिए। जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 7 डेज के अंदर नॉट इवन अ सिंगल डे वेंट इन रेड, और जिस तरीके से प्रेमिया बना हुआ है मार्केट के अंदर से फेड का कुछ इलेक्शन होगा नेक्स्ट मंथ की मीटिंग में, सर्टेनली मीटिंग के अहेड इसमें जो रैली है वो कंटिन्यू करेगा। प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगा तो आई थिंक $51-52 के आसपास आएगा, तो सर्टेनली पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग है इसके अंदर। ओके, तो खरीद की सलाह क्रूड में, लेकिन सोने और चांदी में आपका व्यू तरुण क्या बन रहा है? क्या करने की सलाह देंगे? थोड़ी सी हम वीकनेस यहाँ पर सीप इन करते हुए देख रहे हैं, क्या करना चाहिए इस वीकनेस में? लास्ट फोर्टनाइट में हमने देखा है कि रेंज काफी नैरो हुआ है। गोल्ड सिल्वर का काफी डल एक्टिविटी हमने देखा है। सिल्वर का काफी अच्छा सपोर्ट है 45,500 का डोमेस्टिक बोर्सेज में एंड $19.20 का कॉमेक्स में। जब तक इन लेवल के नीचे क्लोज नहीं देगा, आई थिंक ये जो क्रिस क्रॉस है इन साइडवेज बैंड वो कंटिन्यू करेगा। और प्राइसेस अभी क्योंकि लोअर बैंड के काफी क्लोज है, तो सर्टेनली 45,600 के आसपास आता है तो बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 45,400 के नीचे मेंटेन करना चाहिए। इसमें अगर 2-3 दिन होल्ड करते हैं और ये लेवल नहीं कटता है तो सर्टेनली वंस अगेन हम 47 तक के प्राइस आते हुए देख सकते हैं। और जीएफ इनकम ट्रेड की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट विनीता आडवाणी आचार्य मेरे साथ हैं। विनीता, बताइए एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है? एग्री कमोडिटीज में खाने के तेलों में जो तेजी है वो और बरकरार होते हुए दिख रही है, और थैंक्स टू पाम तेल का जो डिमांड है वो बहुत ही स्ट्रांग बताया जा रहा है। डेस्टिनेशन में जो बाइंग हो रही है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है और उस वजह से स्टॉक्स काफी डिप्लीट हो रहे हैं। तो पाम तेल में जिस हिसाब से डिमांड ड्रिवन मार्केट है वो और भी इसको ऊंचा ले जा सकता है। उस वजह से ही मलेशियन मार्केट में भी हमने देखा है वापस से आज 1% की तेजी है। तो एमसीएक्स में सीपीओ सितंबर वायदा यहाँ से और ऊपर जाते हुए दिखता है ओवरऑल, और मोस्टली टारगेट ऊपर में 670-72 तक भी रह सकता है। अब सॉरी 572 तक रह सकता है। उसके साथ सोया तेल की भी अगर बात करें तो सीबॉट पे थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जारी रहनी चाहिए। ओवरऑल खाने के तेलों में जो इम्पैक्ट रहेगा वो सोया तेल में भी रहेगा। उसके साथ एनर्जी भी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, तो सोया तेल में भी जो ऊपरी मूव है वो अभी जारी रहेगा। 670-72 के टारगेट ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके एक्सटेंडेड टारगेट होने चाहिए 675 फॉर द सितंबर कॉन्ट्रैक्ट। तरुण, बेस मेटल्स में क्या व्यू बन रहा है? आज भारतीय बाजारों में सभी जगह दबाव नजर आ रहा है। केवल कॉपर जो है उसने शुरुआत की है हरे निशान पर, और सारे ही बेस मेटल्स ने आज दबाव के साथ शुरुआत की है। आपका नजरिया क्या बन रहा है? आपकी पिक्स कौन सी होंगी यहाँ पर? एक्टिविटी हमने देखा है मेटल्स काउंटर के अंदर काफी बिनाइन हो गया है, बहुत नैरो रेंज में जा चुके हैं। आई थिंक रेंज बाउंड एक्टिविटी के चलते अगर कॉपर वंस अगेन 317-18 के प्राइस मिलते हैं वहां पर बाय करना चाहिए, क्योंकि जब तक 316 के नीचे डिसाइसिव क्लोज नहीं देगा इसमें फर्दर सेल ऑफ नहीं आएगा। ऊपर की तरफ 322-325 के टारगेट लिए जा सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जिंक में देखिए काफी अच्छा रेजिलियंस देख रहे हैं, जो काफी अच्छा रनअप दिया है इस साल का स्टार परफॉर्मर है बेस मेटल्स के अंदर। बट अभी 155 के ऊपर जब तक फर्दर नहीं चलेगा तो जिंक एक ऐसा काउंटर है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो आई थिंक 154 के आसपास मिलता है तो शॉर्ट करना चाहिए। एंड अगर ये 155 के ऊपर क्लोज नहीं दिया तो सर्टेनली इसके अंदर हम 5 से 7 रुपए का गिरावट देख सकते हैं। शुक्रिया आप दोनों का, तरुण और विनीता, आप दोनों का धन्यवाद। सुबह सुबह आपने वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े, हमें बताया किन लेवल्स पर रखें नजर। दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक अहम खबर, ओलंपिक से भारत के लिए जश्न मनाने का एक और बड़ा मौका आया है। कल शाम ये मौका दिया बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में पहुंच गई हैं और कम से कम एक सिल्वर मेडल तो पक्का कर लिया है। सिंधु ने ये मुकाबला 21-19 और 21-10 से जीता है। आज फाइनल में गोल्ड मेडल जीतने के लिए वो कोर्ट में उतरेंगी, जहां उनका सामना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मरीन से होने वाला है। पीवी सिंधु की शानदार जीत पर इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की सदस्य नीता अंबानी ने कहा है, पूरा देश सिंधु के साथ है। We are all there supporting our girls tomorrow, supporting Sindhu tomorrow. तो आज नजर रहेगी सिंधु के इस ग्रैंड फिनाले पर, लेकिन हम लेते हैं सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद आपके लिए
तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही सिमी भौमिक रहेंगे हमारे साथ, समझेंगे निफ्टी में क्या करें आप। और आरबीएल बैंक के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी राजीव आहूजा से होगी बातचीत उनके आईपीओ पर। वेलकम बैक, आप देख रहे सौदा आपको, और बाजार के मौजूदा मूड में वो ट्रेडिंग आइडिया हम लेकर आए हैं जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। derivativetradinresearch.com के मनीष शर्मा के मुताबिक खरीद की सलाह जस्ट डायल में इंट्राडे के लिए लक्ष्य देख रहे हैं ये 500 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाइए 465 पर और इंट्राडे के लिए खरीदिए जस्ट डायल। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरबीएल बैंक के स्ट्रैटेजी हेड राजीव आहूजा। राजीव जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल कि आईपीओ खुलाने के पीछे मकसद है कैपिटल बढ़ाने का, और अगर करंट कैपिटल सिचुएशन में समझना चाहूं कंपनी की तो क्या है, और आगे की कैपिटल यूटिलाइजेशन कैसे रहने वाली है, जरा समझाइए। धन्यवाद प्रियंका। हमारा कैपिटल मार्च 31, 2016 को तकरीबन 12.9% रहा है, और हाई ग्रोथ बैंक होने के कारण हम बहुत अपॉर्चुनिटीज देखते हैं मार्केट में, और हमारा यही मकसद रहेगा कि कैपिटल रेज करें और इन अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करें। सो ये जो कैपिटल रेज हो रहा है ये टियर 1 को बढ़ाएगा, और हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, बैलेंस शीट ग्रोथ है, ब्रांच एक्सपेंशन है, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड, तो ये सब इसके लिए इस्तेमाल होगा। और क्योंकि हमें कन्विक्शन है कि बैंकिंग अपॉर्चुनिटी इन इंडिया में बहुत बढ़ेंगी, और हमने जो पिछले 5-6 साल से काम किया है उसका जो सारा लेवरेज है, बेनिफिट है, वो अगले 3-4 साल में जरूर आएगा। तो आपको उम्मीद है मिस्टर आहूजा कि कैपिटल एडिक्वेसी जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, जो आपके नए प्लान्स है उसको लेकर के, क्या कुछ नंबर्स आप मुझे बता पाएंगे? देखिए, नंबर्स तो इतने प्रिसाइज नहीं है, पर अगर आप पूरा जो आईपीओ लें और उसको ऐड करें एज ऑफ मार्च 31, 2016, 15% के लगभग हमारी कैपिटल एडिक्वेसी हो जानी चाहिए इफ यू टेक द मार्च 31, 2016 नंबर्स। तो विच इज क्वाइट स्ट्रांग एंड गिव्स अस इनफ रूम कि आगे भी हम और ग्रोथ कर सकें। लेकिन एक नंबर जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है वो है आपके कासा का जो नंबर, कासा बेस है 18.6% का। इस गोइंग फॉरवर्ड कासा ग्रोथ आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, कासा एक मल्टी ईयर गेम है, मल्टी ईयर स्ट्रैटेजी है। कासा को बढ़ाने के लिए ब्रांच नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, क्लाइंट सेगमेंटेशन और एक बहुत उम्दा सर्विस आर्किटेक्चर होना चाहिए, और उसको सब करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हमारा कासा पिछले 3-4 सालों में तकरीबन 40% बढ़ा है, इवन एज आवर बैलेंस शीट हैज ऑल्सो एक्सपैंडेड। सो हमें यह कॉन्फिडेंस है कि हमने जो प्रोसेस, पॉलिसीज और क्लाइंट सेगमेंटेशन की है, जिसका हमें सक्सेस मिली है पिछले 4-5 सालों में, जैसे बैंक बढ़ेगा, हमारा ब्रांड मार्केट में होगा, हमारी टेक्नोलॉजी इज राइट इन टर्म्स ऑफ कटिंग एज, तो ये सब कासा के पर भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है अगले 3-4 वर्षों में। और क्या आप लोगों की तैयारी है कुछ स्टेक्स खरीदने की स्मॉल और पेमेंट बैंक्स में? साथ ही में कुछ खबरें आई हैं उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में क्या कुछ माइनॉरिटी स्टेक लेने का इरादा है? हाँ, देखिए, हमने ये पब्लिक न्यूज है कि हमने उत्कर्ष में कुछ स्टेक लेने का इरादा किया है, और ये अभी रेगुलेटर्स के पास एप्लीकेशन है। लेकिन हमारा फोकस सेगमेंट जो हमने बिल्ड किया है पिछले 4-5 सालों में, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो अंडर बैंक और अनबैंक तबका है उनको कैसे मॉडर्न बैंकिंग सर्विसेज मुहैया कराएं, तो उस बनिस्बत हमने ये हमारी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी रही है कि कहां पार्टनरशिप में, कहां थोड़ा सा स्टेक खरीदने पर हम उसको बढ़ाएं। हम ये चाहते हैं कि ये जो सेगमेंट है, और ये काफी बड़ा सेगमेंट है, और अगले 8-10 वर्षों में और बड़ा होने की इसकी उम्मीद है,
इसमें हमारा कंटिन्यूइंग कंपैरेटिव स्ट्रेंथ रहे और इसमें हम पार्टनरशिप के द्वारा थोड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट माइनॉरिटी स्टेक के द्वारा अपना कंटिन्यू इसकी स्ट्रांग प्रेजेंस कैसे रखें। शुक्रिया मिस्टर आहूजा हमसे बात करने के लिए और बेस्ट ऑफ लक आपके इस आईपीओ को लेकर के। राजीव आहूजा स्ट्रैटेजी हेड आरबीएल बैंक के हमारे साथ थे और बैंक की तैयारी है कुछ और अपने नेटवर्क को बढ़ाने की और इस आईपीओ का लक्ष्य वही रहने वाला है। और अब सौदा आपका में अब मेरे साथ जुड़ रही है मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक भी। सिमी गुड मॉर्निंग। बाजार का मूड थोड़ा सा सबड्यूड ही है, हालांकि हरे निशान पर खुला, लेकिन अब हम सेंसेक्स में बिल्कुल बेहद फ्लैट कारोबार नीचे की तरफ देख रहे हैं। निफ्टी में भी केवल 2 अंकों की बढ़त नजर आ रही है। सिमी, तो निफ्टी में आपकी तरफ से क्या राय, क्या ट्रेड लेना चाहेंगे आप निफ्टी में? प्रियंका गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि निफ्टी में जो स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट किया था उसका कुछ हद तक तो आ गया था। सुबह सुबह निफ्टी एकदम ऊपर में आ गया था, पर जो हार्डल क्रॉस करना था जो बहुत जरूरी था 8690 से 8720, वो हार्डल एक पहला अटेम्प्ट में तो क्रॉस नहीं किया। पर फिर भी मुझे लगता है कि उम्मीद है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के लिए भी या टाटा मोटर्स के लिए भी जो मार्केट में अभी स्ट्रेंथ दे रहा है, दोनों के लिए हो सकता है कि निफ्टी में वापस रिकवरी आए। 8650 एक क्रूशियल सपोर्ट होगा, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, वो सपोर्ट अगर होल्ड करेगा तो मार्केट में रिकवरी और वापस आएगी। 8640 के नीचे स्टॉप लगा के मैं लॉन्ग जाने का सलाह दे रही हूँ। एक टारगेट मेरा 8690 का था जो मैं कल रात को दिया था, कल शाम को दिया था। 8690 का टारगेट तो अचीव हो ही चुका है सुबह सुबह, पर नेक्स्ट टारगेट मेरा 8720 और 874570 का है। ये मंडे तक, नेक्स्ट वीक तक ले जाऊंगी। 8640 से ऊपर अगर क्लोज करता है निफ्टी तो मैं जरूर लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ले जाना चाहूंगी। तो सिमी को लग रहा है लॉन्ग पोजीशन है, फायदे का सौदा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक से लौटेंगे तो सिमी से पूछेंगे कि इस बाजार में ट्रेडिंग के लिहाज से उनकी नजर किन स्टॉक्स पर है। तो सिमी भौमिक है मेरे साथ और निफ्टी में लॉन्ग करने की सलाह दे रही हैं। तो आप मुझे ये बताइए सिमी, इस बाजार में आपको कौन से वो स्टॉक है जिसके टेक्निकल चार्ट पसंद आ रहे हैं और जहां आप ट्रेडिंग कॉल देना चाहेंगी? प्रियंका 2 स्टॉक मेरे रडार में है। एक में मैं सिर्फ इंट्राडे का ही कॉल दे रही हूँ क्योंकि उसमें टेक्निकली उतना मतलब डेली चार्ट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, पर इंट्राडे में अच्छा मोमेंटम एक्वायर किया है। अबान उसमें 224-25 के आसपास मैं रिकमेंड कर रही हूँ लॉन्ग जाने का। 229 और 232 ये 2 टारगेट है मेरा, हो सकता है इंट्राडे में अचीव होगा, और अचीव होगा या ना हो इसको कैरी करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें पूरा स्थिति उतना अच्छा नहीं है। सिर्फ इंट्राडे का कॉल है, ये मोमेंटम देख के मैंने दिया है। और मेरा दूसरा कॉल है इंडिया सीमेंट में, इसमें मोमेंटम है लगातार कुछ दिनों से। सिर्फ इंडिया सीमेंट ही नहीं, पूरा सीमेंट पैक ही स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आज ही एक नया 52 वीक हाई भी फॉर्म किया है। 132 और 134 का मेरा टारगेट्स था। एक्चुअली जब मैंने कॉल दिया था तब 129 के आसपास था, 126 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने रिकमेंड किया था। तो 134 का टारगेट तक इंतजार कीजिए क्योंकि 132 आने ही वाला है। 134 के ऊपर अगर ये क्रॉस करेगा या उसके आसपास तो मैं ये ट्रेड नेक्स्ट वीक तक कैरी करने के लिए कहूंगी क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है, डेली चार्ट काफी स्ट्रांग है। लग रहा है कि नेक्स्ट वीक एक अच्छा लेवल ये दिखा सकता है। फिलहाल आज के लिए 134 का लेवल बहुत ही क्रूशियल होगा क्योंकि यही इसका रिसेंट हाई है, मतलब एक साल पहले जो हाई था 134 के आसपास ही था। बस ये दो ही कॉल है आज के लिए। शुक्रिया सिमी। तो सिमी की तरफ से इंडिया सीमेंट में खरीद की सलाह है, लक्ष्य 134 का देख रही है, और दूसरा कॉल अबान ऑफशोर पर इन्होंने दिया है और इस पे भी लक्ष्य ये 229 से 233 के बीच में देख रही हैं। इसी के साथ सिमी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी बनाइए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में हर्षदा सावंत रहेंगे और उनके साथ जुड़ेंगे 2 मार्केट एक्सपर्ट नितेश ठक्कर और सुमीत बकड़िया। सुस्ती में बाजार, निफ्टी 8680 के आसपास, बैंक निफ्टी में मामूली बढ़त, हालांकि मिड कैप इंडेक्स 90 पॉइंट मजबूत।
महाबैंक बनने की खबर से एसबीआई में 3% की तेजी। एसबीआई और 5 सहयोगी बैंकों के विलय से ब्रोकरेज हाउसेज भी खुश। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने कहा मर्जर से लंबी अवधि में मिलेगा फायदा। हिंडाल्को में करीब 2% की तेजी। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 216 रुपए किया। जताई उम्मीद, कंपनी के पास 10 साल में पहली बार फ्री कैश फ्लो आने का भरोसा। खराब नतीजों के चलते 6% टूटा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जून तिमाही में मुनाफा 72% कम हुआ। मार्जिन 33% से फिसलकर 25% पर पहुंचे। और आरबीएल बैंक का आईपीओ खुला। इशू प्राइस 224 से 225 रुपए के बीच। एंकर इन्वेस्टर से 225 रुपए के भाव पर जुटाए 364 करोड़ रुपए। आज हो सकता है नए आरबीआई गवर्नर का ऐलान। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर उर्जित पटेल और पूर्व डेप्यूटी गवर्नर सुबीर गोकर्ण का नाम सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज सौदा लेने से पहले हमसे बात जरूर करें। हमारा हॉटलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर 1800-209-7890 पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हमें भेजें। 7045220000 पर आप भेजें हमें मैसेज। बाजार पर एक बार नजर डाल लें। शुरुआत मजबूत हुई थी लेकिन स्ट्रगल कर रहा है बाजार। जैसे जैसे 8,700 के अब करीब जा रहे हैं, मुनाफा वसूली हावी हो रही है। सेंसेक्स अब 1 पॉइंट नीचे। निफ्टी एकदम सपाट है, 8,675 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी अब 45 अंक की बढ़त दिखाने में कामयाब हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मिड कैप काउंटर्स है जहां पर पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें वायदे बाजार की पोजीशंस कैसी हैं। आज सुबह में हमने देखा है 8700 के पुट में काफी एडिशन होती हुई दिखाई दे रही है। 5.5 लाख शेयरों का एडिशन यहां पर। वहीं 8800 के कॉल में 2 लाख शेयरों का एडिशन देखने को मिला है। कॉल में ज्यादा एडिशन नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 8700 का कॉल भी सिर्फ 1.5 लाख शेयर ही जोड़ पाया है। ऊपरी लेवल्स पर बाजार कैप कर रहा है इस मूव को। 8700 के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, यही संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जो आज काफी एक्टिव हैं, उस पर हम नजर डालेंगे आगे। मैरिको, इंडिया सीमेंट, पीसी जूलर, इनमें हमने देखा है फिर से तेजी की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी है। एक्शन बढ़ रहा है। लेकिन निफ्टी में क्या कॉल लेना चाहिए? मितेश ठक्कर .com के मितेश ठक्कर और साथ ही चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगाड़िया हमारे साथ है। आप दोनों का ही स्वागत है। सुमित, 8700 के पुट में काफी ज्यादा एक्शन है। चांसेस बहुत मुश्किल है क्या 8700 के पार निकलने में, क्योंकि वहीं पर पसीना छूटने लगता है बाजार का? गुड मॉर्निंग हर्षदा। यस एब्सोल्युटली हर्षदा, इस पूरे वीक इसी रेंज में मार्केट ने मूव दिखाया है। और जब भी हमने डिस्कस किया है, हमने एक बार के लिए यही व्यू दिया है कि कोई बड़ा सेल ऑफ अभी तक मार्केट में देखने को मिला नहीं है। नो डाउट 8700 एक बड़ा हर्डल के तौर पे काम कर रहा है। ऊपर में पोजीशंस भी हैवी बिल्डअप हो रही है, बट फिर भी एक बार अभी जब तक इसमें कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं आता विद वॉल्यूम्स के साथ, तब तक एक बार वेट करें। मेरे ख्याल से नीचे का थोड़ा सा वेट करें। 20-30 पॉइंट अगर गिरता है इंट्राडे में वॉलेटिलिटी की वजह से, तो दोबारा एक बार बाय करके ही चांस लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से 8700 में पोजीशन बन रही है ऊपर में, उसी तरह से नीचे में 8600 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। और 8600 और 8580 जो कि हम पिछले 4 दिन से बोल रहे हैं कि एक मेजर सपोर्ट जोन है, ये लेवल टूटेगा तो उसके बाद एक 200-300 पॉइंट का बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है आने वाले 10 से 15 दिनों में। एट द सेम टाइम ऊपर में अगर 8730 टूटता है तो भी हमको 200-250 पॉइंट का तेजी का मूव देखने को मिल सकता है हफ्ते भर के अंदर। फिलहाल प्रेजेंट लेवल से थोड़ा सा नीचे आता है 20-30 पॉइंट। निफ्टी में एक बार बाय करके चांस लेना चाहिए 8640-8650 के आसपास, 8580 स्टॉप लॉस और पहला पड़ाव 8730 ही रहेगा। उसके बाद 8800 के लेवल्स हो सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। मितेश, आप क्या लेवल सामने रख रहे हैं निफ्टी ट्रेडर्स के लिए?
आई थिंक मेरे ख्याल से अभी भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट या सीन चल रहा है निफ्टी का। तो मैंने पहले सजेस्ट किया था कि 8700 के कॉल और 8500 पुट आप बेच सकते हैं। आई थिंक वो ट्रेड प्रॉफिटेबल है बिकॉज 8700 के ऊपर ब्रेकआउट के अभी तक कोई सिग्नल्स नहीं आए हैं। 87-20 का अगर रेंज निफ्टी निकालता है तो फिर मैं एक अपसाइड बायस देखूंगा इंडेक्स में, और 8800 से 8830 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक आ सकते हैं, परंतु फॉर द टाइमिंग 8720 को क्रॉस करना काफी जरूरी है यानी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के लिए। तो रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, ये साफ संकेत है, लेकिन 8720 और 8730 के टारगेट्स के लिए अभी भी डिप्स पर खरीदारी का मौका जरूर दिख रहा है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चेतन हमारे साथ लाइन पर है मैंगलोर से। पूछिए चेतन। हेलो, नमस्कार, पूछिए। हाँ मैम, मेरे पास 796 का सन फॉर्मा का फ्यूचर एक लॉट 20 सितंबर। 796 का एक लॉट है, ओके। सितंबर फ्यूचर्स, राइट? ओके। वैसे फार्मा कंपनी में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है और 787 के आसपास कैश में ट्रेड, 789 पर वायदे में ट्रेड। मितेश, क्या सलाह होगी? देखिए, सन फार्मा एक्चुअली थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ चुका है। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने 840 के बाद गिरते हुए अभी 787 पे आ गया है, परंतु यहाँ पे अगर ओवरसोल्ड लेवल में हल्का सा पुल बैक मिलता है तो 800 से 803 के आसपास तक स्टॉक जा सकता है। तो पुल बैक में आप निकलने की रणनीति बनाए। आई थिंक अपसाइड बायस नहीं है तो कुछ लॉन्ग ट्रेड में ज्यादा पैसा बनने की मुझे उम्मीद नहीं है। तो पुल बैक में अगर आपके कॉस्ट के पास आता है या जस्ट थोड़ा ऊपर आता है तो वहां पे एग्जिट ले लें। तो आप एग्जिट की तैयारी में रहिएगा क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेड होल्ड करके ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है चेतन, तो थोड़ा सा आप कॉशियस रहें इस पोजीशन में। मंगेश ने हमें कॉल लगाया है नागपुर से। पूछे मंगेश। हाँ जी, आप पूछे। हिंडाल्को का पुट था जी, अपना 145 का 55 पैसे में, तो जानना था कि किस टारगेट तक अचीव होगा या स्टॉपलेस का रखे। ये आपने कब पोजीशन ली? ये लिया था अपना बुधवार को। ओके, बुधवार की पोजीशन है और आप देखिए ये 55 पैसे का पुट अब 25 पैसे पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंडाल्को में आज पुल बैक देखने को मिल रहा है क्योंकि ये खबरें हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर भी लगाई जा सकती है और उसी न्यूज पे इसमें इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया और मोतीलाल ओसवाल ने इनफैक्ट इसको अपग्रेड भी किया है। ऐसी स्थिति में ये पोजीशन इनके लिए थोड़ी सी पेनफुल रह सकती है। क्या सलाह होगी? 145 का पुट है, काफी आउट ऑफ द मनी क्योंकि 157 पर करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है। सुमित। यस, बिल्कुल, बहुत ज्यादा दूर का पुट लेके रखा हुआ है और इनफैक्ट हिंडाल्को ने पिछले 3 दिनों में ही इतना बड़ा मूव दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने 2 या 3 दिन पहले ही पोजीशन ली होगी। वैसे देखें तो हिंडाल्को अभी तेजी में है, मेटल्स में ओवरऑल तेजी बनी हुई है। हिंडाल्को इमीडिएटली 160-162 के आसपास अगर नहीं रुका तो ये 175 तक का मूव दिखा सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल आता है 162 का लेवल। 162 का लेवल ब्रेक करते ही इसमें और तेजी बनेगी। इसमें इनको वीकनेस तभी देखने को मिलेगी जब ये 154 के नीचे हिंडाल्को ब्रेक होता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है इनको 148 तक के लेवल्स देखने को मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो पुट से निकल जाने की सलाह रहेगी। ओवरऑल व्यू तेजी का है, मुझे ऐसा लगता है कि 162 तो इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 162 ब्रेक हुआ तो ये कंटिन्यूअस तेजी 170-175 तक लेके जाएगा। तो मंगेश, आप एग्जिट करें। हिंडाल्को में वो बिकवाली की पोजीशन फायदे का सौदा बिल्कुल नहीं है। तेजी में आप आएंगे तो शायद बेटर रिटर्न्स आपके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे। मुकेश ने हमें फोन लगाया है पटना से। पूछे मुकेश। मैं डॉक्टर रेड्डी का 3000 कॉल है 98 पर, मैं उससे अभी क्या करूं? ये पोजीशन आपने कब खड़ी की? मैंने ये लगभग 8 अगस्त में किया था, स्टार्ट ऑफ द मंथ ही किया था ये। ओके, डॉक्टर रेड्डीज इनफैक्ट काफी साइलेंट मूवर रहा है, लेकिन 3015 के आसपास आज कैश में ट्रेड कर रहा है और ये इन्होंने 98 का जो कॉल लिया है वो 54 पर ट्रेड कर रहा है, तो काफी प्राइस करेक्शन देखने को मिला है। सुमित, क्या करें? देखिए, डॉक्टर रेड्डी ने वीकनेस दिखाई हुई है और अभी ये पिछले 7 से 10 दिनों से हमने इसको एक रेंज में घूमते हुए देखा है। नीचे में 2950 या फिर 2900 तक ये जाता है, ऊपर के अंदर ये 3050 3060 का लेवल नहीं ब्रेक कर पा रहा है। अगर ये 3060 का लेवल ब्रेक करेगा तो ही इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ये 3200-3300 का लेवल दिखाएगा। जब तक ये 3060 या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 3060 या 3070 का लेवल जब तक एक बार ब्रेक नहीं करता है तब तक इसके अंदर वीकनेस का व्यू रखना चाहिए
और अगर ये नीचे में 2950 का लेवल ब्रेक करता है तो 2900 2850 के लेवल्स हमको अगले 10 से 15 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने जो स्टॉप लॉस बताया है उसको क्लियरली वॉच करें। 3060 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है तो इसके अंदर मंदी का व्यू नहीं रखना चाहिए। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक एक बार मंदी के व्यू के साथ पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। लेकिन इन्होंने खरीदारी की है, कॉल लिया है, तो इनका ओपिनियन जो था वो तेजी का ही था। आपको लग रहा है वो मूव्स नहीं आएंगे? 3060 हर्षदा जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मुझे नई तेजी समझ में आ रही है। मेरे हिसाब से अगर इनको अपना कॉल अगर होल्ड करना है तो नीचे में 2950 का स्टॉप लॉस होगा इनकी पोजीशंस के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश तेजी अगर मेरे को करनी है डॉक्टर एडी के अंदर तो 3060 के ऊपर ही मैं तेजी करना चाहूंगा। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं एक बार इसके अंदर फ्रेश तेजी के लिए नहीं बैठना चाहूंगा। 3060 के ऊपर ही वो नई तेजी का साइन आएगा। आपने 3000 के आसपास वो पोजीशन ली है, होल्ड करे। अगर आप पेशेंट है तो 29 और 2950 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वरना आप इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। और 3060 जब पार करता है तब आप तेजी में उतरे, तब आप कॉल खरीद सकते हैं। प्रदीप सोनीपत से लाइन पर है, पूछे प्रदीप। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम ₹22 में आपकी आवाज थोड़ी टूट कर आ रही है, तो टाटा मोटर्स डीवीआर आपने कहा? हाँ जी। ओके, 327 पर? हाँ जी, और एक ये अदानी पोर्ट 252 में। दोनों में बिकवाली की है? हाँ जी। ओके, मितेश क्या सलाह होगी? पहले टाटा मोटर्स डीवीआर 327 पर शॉर्ट किया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि 335 337 के लेवल को ब्रेक करना एक शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव इवेंट है। तो शायद अगर ये उसके नीचे नहीं आता तो और ऊपर जाने की संभावना रहेगी। मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लगा के निकलना ठीक रहेगा। और अदानी पोर्ट यहाँ पर भी इनकी पोजीशन है मेरे ख्याल में 252 पर, ये शॉर्ट है। यहाँ अदानी पोर्ट भी ऐसा स्टॉक है जो क्लियरली अप ट्रेंड के सिग्नल दिखा रहा है, परंतु काफी ओवरबॉट है। फिलहाल के अगर फ्रेश स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 278 का लगाएं, और अगर नीचे आता है तो ज्यादा नीचे नहीं परंतु 264 से लेकर 262 के बीच में एक इंट्राडे अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर आप अपनी पोजीशंस काट सकते हैं। चले, तो अदानी पोर्ट तो अप ट्रेंड में है, तो इसमें बिकवाली की पोजीशन बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, और टाटा मोटर्स में वो स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हमारे जानकार आपको बताएंगे इस समय आपने कौन सा ट्रेड लेना है, नई पोजीशन कहां पर खड़ी की जा सकती है। सुमित और मितेश अपनी ट्रेडिंग पिक्स देंगे, और साथ ही आज का एक एक्टिव काउंटर दिलीप बिल्डकॉन 2000 करोड़ का ऑर्डर एनएचआई से इनके हाथ लगा है। डिटेल्स जानेंगे, समझेंगे किस तरह का इम्पैक्ट और कितना ये स्ट्रांग ऑर्डर रह सकता है कंपनी के मैनेजमेंट से, ब्रेक के बाद। आज इंट्रा कंपनियों में एक स्टॉक है जिसमें अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, और वो है दिलीप बिल्डकॉन। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, करीब 2% ऊपर 246 के आसपास के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। दरअसल दिलीप बिल्डकॉन को एनएचएआई से उत्तर प्रदेश में लखनऊ सुल्तानपुर सेक्शन के लिए 2016 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, और इसी पर ज्यादा डिटेल ले लेते हैं दिलीप बिल्डकॉन के सीईओ देवेंद्र जैन से। जैन साहब, स्वागत है आपका। इस ऑर्डर की अगर डिटेल्स बता सके, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है ये एक हाइब्रिड एन्युटी बेसिस वाला ऑर्डर है, इसका मतलब क्या होता है और इसका पे आउट कैसा होता है? हाइब्रिड एन्युटी का मतलब मैडम ये होता है कि इसमें टोटल प्रोजेक्ट कास्ट का 40% गवर्नमेंट हमें अपफ्रंट पेमेंट करेगी, और बैलेंस 60% हम डेट और इक्विटी के फॉर्म में बैंक से लेके आएंगे और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ये हाइब्रिड एन्युटी। ठीक है, और इस पर फिर आप काम कब शुरू कर रहे हैं? इसके लिए मैम हमें गवर्नमेंट की तरफ से 6 मंथ फाइनेंशियल क्लोजर के लिए मिलते हैं, तो लगभग 180 डेज बाद इसमें हम लोग काम शुरू कर पाएंगे। ठीक है, मुझे अगर ये भी बता सके कि आपकी इस पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद ऑर्डर बुक पोजीशन कहां पर खड़ी है, क्योंकि 2000 करोड़ का ये ऑर्डर है, साइजेबल ऑर्डर है ये। जी, हमारी ऑर्डर बुक जैसा मैंने पहले भी सीएनबीसी को बताया था कि मार्च एंड में हमारी ऑर्डर बुक लगभग 10,700 करोड़ थी। उसके बाद लगभग हमने 2,500 करोड़ के ऑर्डर जीते, जिसमें 400 करोड़ के 2 गोवा में प्रोजेक्ट ईपीसी जीते थे, और अभी ये 2000 करोड़ का जो कंसेशन प्रोजेक्ट है इसकी ईपीसी कास्ट लगभग 1700 करोड़ होती है। तो ऑल टुगेदर मिला के आज हमारी ऑर्डर बुक लगभग 12,500 करोड़ हो जाती है, और पहले क्वार्टर में लगभग हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जून तक कर चुके हैं। तो नेट ऑर्डर बुक की जहां तक मैं बात करूं तो लगभग अभी 11,500 करोड़ हमारी आज नेट ऑर्डर बुक है।
तो Q2 में किस तरह का रेवेन्यू आप कर पाएंगे? Q2 में हम लोग जो रेवेन्यू करेंगे लगभग 900 करोड़ का रेवेन्यू वी आर एक्सपेक्टिंग। तो दोनों Q1 और Q2 मिला के जो लास्ट ईयर के रेवेन्यू से लगभग हम 25% रेवेन्यू ज्यादा कर रहे हैं। ओके, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, इस तरह के ऑर्डर्स में मार्जिन्स क्या होते हैं? क्योंकि नॉर्मली कई कंपनियां मार्जिन्स को कॉम्प्रोमाइज करके ऑर्डर्स बैक करने की कोशिश करती हैं, तो आप क्या मार्जिन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर से, और क्या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज आपने किया है ऑर्डर बैक करने के लिए? दिल्ली बिल्डकॉन की हमेशा से स्ट्रेटजी अच्छे प्रोजेक्ट बैक करने की रहती है। हम लोग कभी भी अपने मार्जिन से कंप्रोमाइज नहीं करते। इसमें अगर मैं कंसेशन लेवल पे अपने मार्जिन की बात करूं तो हम लोग इक्विटी IRR हमारा 17 to 18% देखते हैं, और EPC लेवल पे हम लोग EBITDA लेवल पे 18 से 20% मार्जिन हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए हम देखते हैं, उसके बाद ही हम बिड करते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे देवेंद्र जी ये रहेगा, NHAI के कुछ और ऐसे बड़े ऑर्डर्स जिस पर आपने बोली लगानी है जो पाइपलाइन में हैं? अभी NHAI के काफी सारे ऑर्डर्स पाइपलाइन में हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी बिड किए हुए हैं, जो आने अनदर 15-20 डेज में जिनकी ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। चलिए, कंग्रेचुलेशंस इस ऑर्डर के लिए और अगले ऑर्डर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। तो दिलीप बिल्डकॉन NHAI की ओर से इनको ऑर्डर हाथ लगा है 2000 करोड़ का। उन्होंने कहा इस ऑर्डर में करीब 17 से 18% के मार्जिन मेंटेन होने चाहिए, और आने वाले 15-20 दिनों में वो उम्मीद कर रहे हैं NHAI की ओर से कुछ और ऑर्डर्स इनके हाथ लगेंगे। ये स्टॉक 2% से ज्यादा भागा है। सुमित बगाड़िया, मितेश ठक्कर के कॉल्स की बारी है। अब क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? पहले एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके लिए पेश करेंगे। सुमित बताइए क्या है वो? हर्षदा, NMDC के अंदर हमने ब्रेकआउट देखा है। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऐसा ब्रेकआउट और ऐसा मूव हमको देखने को मिला है। 104, 105 ये ब्रेकआउट लेवल है NMDC का। उस ब्रेकआउट के बाद अगर हम टेक्निकली इसके लेवल्स देखते हैं तो ऊपर में 114, 115 या शायद 120 तक के भी लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक ने पिछले 3 दिनों में 98 से 107 रुपए तक का मूव दे दिया है, तो थोड़ा फ्यूचर्स में रहना रिस्की हो रहा है लॉट साइज बड़ा होने की वजह से। तो NMDC का 105 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 3 रुपए से 3.25 रुपए के आसपास ये शायद चल रहा है अभी, उस लेवल्स के आसपास लेने की सलाह रहेगी। और अगर हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पॉट लेवल्स में अगर वो अचीव होते हैं तो ये 6 से 9 रुपए का टारगेट इस 105 के कॉल का हमको देखने को मिल सकता है अगले 3 से 4 दिनों के लिए। स्टॉप लॉस नीचे में लगा के रखना होगा 1.5 रुपए का, यानी 3 से 3.25 रुपए में लेते हैं तो 1.5 रुपए का रिस्क है, और ऊपर में 6 से 9 रुपए यानी 3 से 6 रुपए का टारगेट है। NMDC पर राय। स्टॉक्स पर मितेश, आपने अबान ऑफशोर चुना है और साथ ही इंजीनियर्स इंडिया, क्या कॉल है? अबान में एक अच्छा प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा सा बढ़ चुका है स्टॉक, तो 223 के आसपास अगर ये आपको स्टॉक मिलता है तो वहां पे 216 के स्टॉप लॉस से एंट्री लें और 235-36 के टारगेट्स देखें। इंजीनियर इंडिया में कंडीशनल बाय है, उसको 232-50 के लेवल को क्रॉस करना है, तो उसके ऊपर आप तेजी का ध्यान रखें, वहाँ एक ब्रेकआउट होगा, मोमेंटम आना चाहिए उसके बाद स्टॉक में, और फिर बाय करें। स्टॉक लॉस रखें 228 का और टारगेट देखें 244 के। सुमित, ONGC ICICI बैंक क्या करेंगे? हर्षदा, तेजी का व्यू है दोनों के अंदर। हमने देखा है क्रूड ने वन साइड तेजी दिखाई है पिछले 7 दिनों में, उसका इंपैक्ट हमको ONGC के अंदर भी देखने को मिल रहा है। प्रेजेंटली टेक्निकली भी ONGC स्ट्रांग हो गया है और हम 220 के लेवल से वन साइड ONGC के अंदर बाय का व्यू दे रहे हैं। अभी भी ऐसा लग रहा है कि हर्षदा ONGC के अंदर और तेजी देखने को मिल सकती है। प्रेजेंट लेवल्स पे ONGC का बाय का व्यू बन रहा है 240 के लेवल्स के आसपास। अगर 5 रुपए नीचे मिलता है वॉलेटिलिटी के चलते तो बहुत अच्छा बाय बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी 228 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर में 255, 260 के लेवल्स हमको अगले हफ्ते तक देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी है ONGC के अंदर। दूसरा स्टॉक ICICI बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स वैसे ही तेज लग रहे हैं। बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, उसका मूव देखते हुए ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी और थोड़ा चाल बाकी है। तो प्योरली फॉर ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 3 से 4 दिन के लिए ICICI बैंक को लॉन्ग करना चाहिए। 252, 253 लेवल्स जो चल रहे हैं वो, या फिर 250 तक आता है तो खरीदारी करके काम करें। 245 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 260, 265, ये 2 लेवल है जो हमको अगले 3 से 4 दिनों में लगता है देखने को मिल सकते हैं। तो ICICI बैंक में खरीदारी का व्यू रहेगा। तो ONGC ICICI बैंक में खरीदारी करें, अबान ऑफशोर इंजीनियर्स इंडिया लें, और ऑप्शन स्ट्रैटेजी में NMDC में पोजीशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुमित और मितेश, हमारे लिए समय निकालकर इन सारे स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा ब्रेक, बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। फ्लैट है मार्केट, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं। मिड कैप इंडेक्स 100.2 पर, और ऐसे दिन क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे जरूर, लेकिन आपको बताएंगे ITL में किस तरह का मुकाबला चल रहा है और लीडर बोर्ड में कौन है आगे।
आप देख रहे हैं CNBC आवाज और अब ITL के अपडेट्स आपके सामने। लीडर बोर्ड में कौन है आगे? ट्रेडर्स लीग में सेंथिल कुमार ने 268% के रिटर्न्स कमाए हैं। साथ ही साथ कमोडिटीज लीग में देख लेते हैं लीडरशिप किसके हाथ है। यहां पर मुकेश वाघमारे ने 98% की कमाई की है। स्टूडेंट्स लीग भी आपके लिए हाजिर करते हैं, उससे पहले विमेन्स लीग आपके लिए हाजिर हो रही है। नमिता भरवानी, यहां पर इनके रिटर्न्स काफी बढ़िया रहे हैं, 96% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं और कल भी इनके काफी उम्दा रिटर्न्स देखे गए थे। तो ये फिलहाल है अब तक के आउट परफॉर्मर्स जिनके रिटर्न्स काफी तगड़े हैं वीकली बेसिस पर IPL में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद प्रियंका संभव जुड़ेंगी और ये लेंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा से। सुस्ती के मूड में बाजार, निफ्टी 8,700 के करीब टिकने की कोशिश। बैंक निफ्टी में मामूली बढ़त, हालांकि मिड कैप इंडेक्स 90 पॉइंट मजबूत। महाबैंक बनने की खबर से SBI में 3% की तेजी है। SBI और 5 सहयोगी बैंकों के विलय से ब्रोकरेज हाउसेस भी खुश। BOML ने कहा मर्जर से लंबी अवधि में मिलेगा फायदा। हिंडाल्को में करीब 2% की तेजी। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर का लक्ष्य बढ़ाकर 216 रुपए किया। कंपनी के पास 10 साल में पहली बार फ्री कैश फ्लो आने की उम्मीद। खराब नतीजों की वजह से 6% टूटा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जून तिमाही में मुनाफा 72% कम हुआ, मार्जिन भी 33% से फिसलकर 25% पर पहुंचा। RBL बैंक का IPO खुला, इशू प्राइस 224 से 225 रुपए के बीच। एंकर इन्वेस्टर से 225 रुपए के भाव पर जुटाए 364 करोड़ रुपए। और आज हो सकता है नए RBI गवर्नर का ऐलान। RBI के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल और पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकरण का नाम सबसे आगे। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही बेहद फ्लैट कारोबार। बस अच्छी बात इतनी सी है कि निफ्टी 8,650 के ऊपर टिकने की कोशिश में लगा हुआ है। सेंसेक्स में हम 28 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी में 4 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप शाइन बरकरार रखने की कोशिश, 92 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में भी अब 37 अंकों की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है। 986 शेयर है जो बढ़ रहे हैं, इनके मुकाबले 535 शेयरों में दबाव देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे का दिन है, वीकेंड का ठीक पहले निफ्टी में सुस्त कारोबार, लेकिन 8,650 को मेंटेन करने की पूरी कोशिश। आपका व्यू? बस वही एक सपोर्ट है 8,650। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। निफ्टी को देखा जाए तो सुस्त बाजार में आज फ्राइडे का कारोबार है। बैंक निफ्टी ने कल ब्रेकआउट दिया, निफ्टी ने नहीं दिया। निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मैं पिछले दिनों से कह रहा हूं कि 8750 है, वो निकालना थोड़ा कठिन है, डिफिकल्ट है। जब तक वो नहीं निकलता तब तक थोड़ा सुस्त रहेगा बाजार। ओके, सुस्ती का मूड अभी हावी हो रहा है बाजार में। अभी दिन भर का कारोबार बाकी है, इस पर रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट ग्रुप CLSA ने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में कई बड़े बदलाव किए हैं और इन बदलावों को बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी मेरी सहयोगी मुग्धा मिश्रा। मुग्धा, बताइए किस तरह के मॉडल पोर्टफोलियो में बदलाव की बात कर रहा है CLSA? CLSA ने काफी बड़े बदलाव किए हैं। सबसे अहम सेक्टर्स की पहले बात करते हैं, जहां पर उन्होंने अपने जो रुझान है वो बढ़ाया है। उसमें सबसे ऊपर है फाइनेंशियल्स। उनको बैंकिंग स्पेस पर काफी ज्यादा भरोसा है। 18.1% उनका न्यूट्रल वेटेज होता है फाइनेंशियल्स के लिए, जो अब बढ़ाकर उन्होंने 31.1% कर दिया है। साथ ही ऑयल एंड गैस क्षेत्र पर भी उनका रुझान बढ़ा है, जहां पर उन्होंने अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे IOC को भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है और इस क्षेत्र की दिग्गज रिलायंस पर अपना वेटेज अच्छा खासा बढ़ाया है। लेकिन पावर में भी उन्होंने अपना वेटेज बढ़ाया है और पावर की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ एक कंपनी है जिस पर उनको भरोसा है और वो है पावर ग्रिड। तो वहां पर 2.2 से 3.8 की है ये होल्डिंग, ये वेटेज, और वो सारा का सारा पावर ग्रिड पर है। रियल एस्टेट
फाइनली उनके कवरेज लिस्ट में वापस आया है। यहाँ पर 0% से न्यूट्रल वेट जो 0% था वहां से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। और अगेन यहाँ पर भी सिर्फ एक कंपनी पर भरोसा है और वो है प्रेस्टीज, जिस पर उनको लगता है यहाँ पर आगे बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन जहां पर रुझान कम हुआ है, मॉनसून की उम्मीद में सबसे ज्यादा भागे हैं सीमेंट, एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली जो कंपनियां होती हैं, और इन तीनों पर ही वेटेज घटाया है। लगता है ऐसा कि जिस तरह का रनअप वो देख चुके हैं, उनको लगता नहीं आगे वैसा रनअप वो दिखा पाएंगे, शायद इसीलिए। तो सीमेंट में 7.2% उनका न्यूट्रल वेट था, वो घटाकर 2.8 किया है। एफएमसीजी में 10.6 से घटाकर 8%, ऑटो और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 14.4% से घटाकर 12.1%। लेकिन इसी कमी वाली रेटिंग्स में फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस भी शामिल है। फार्मा में 11% से घटाकर 6.9% पर आ गई है अब उनकी वेटेज, और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में 6.1% से घटकर 1.5%, और ये 1.5% सिर्फ एक कंपनी के लिए है, आईआरबी इंफ्रा। लेकिन वही न्यूट्रल रेटिंग रखी है उन्होंने आईटी स्पेस में, और कवरेज क्षेत्र से बाहर किया है टेलीकॉम क्षेत्र को। प्रियंका, मैं वो कंपनियां भी बताना चाहूंगी जहां पर उनकी जो भरोसा है वो बढ़ा है। सबसे ज्यादा बढ़ा है जहां पर भरोसा वो है एचडीएफसी बैंक। 0 रेटिंग थी, 0 वेटेज था इसका, वो बढ़कर अब 9.5% पर पहुंचा है। तो बहुत बड़ा जंप है एचडीएफसी के लिए। इंडसइंड बैंक 0 से बढ़कर 3.8%, बैंक ऑफ बड़ौदा 0 से बढ़कर 3%, आईसीआईसीआई बैंक 1.3% था, वह 4.2% है। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अरविंद लिमिटेड को भी उन्होंने शामिल किया है। अरविंद पहले 0 था, अब वो 3.1% पर है। और आईटी स्पेस जहां पर उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग जो है वो घटाई है, ओवरऑल स्पेस की वेटेज जो है वो घटाई है, लेकिन एचसीएल टेक पे उनका भरोसा बढ़ा है, 2% से बढ़कर 5.8% पर पहुंचा है। तो ये फिलहाल तस्वीर सीएलएसए की मॉडर्न पोर्टफोलियो की। शुक्रिया मुक्ता इन डिटेल्स के लिए। तो फाइनेंस और ऑयल एंड गैस ये दो क्षेत्र हैं जिनमें वेटेज बढ़ा रही है कंपनी, लेकिन सीमेंट, फार्मा, इंफ्रा में थोड़ा सा कम हुआ है वेटेज। और अब तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ। प्रकाश गाबा आपको देने वाले हैं फटाफट सलाह। पुणे से सुप्रिया का पहला सवाल। सन फार्मा 50 शेयर 830 की खरीद है, क्या करें? सन फार्मा 50 शेयर 830 की खरीदी होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी गिरावट है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, तो होल्ड कीजिए। अहमदाबाद से जिग्नेश, आईडीबीआई बैंक 500 शेयर 64 रुपए की खरीद। 64 की खरीदी मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉप 66, 67 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट 80, 85 वक्त लगेगा, लेकिन यस अप मूव है आईडीबीआई बैंक। अंकलेश्वर से अमृत बायोकॉन 50 शेयर 835 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 825 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से साइडवेज मूव मिल सकते हैं, रिएक्शंस मिल सकते हैं। मुझे लगता है बायोकॉन 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो 950, 980 की तरफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रायपुर से मनीष, एलेम्बिक फार्मा 30 शेयर 637 रुपए की खरीद रही है। सर्टली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 630 का। अपर रीजन में टारगेट 675। गुरुग्राम से इंद्र मोहन, बीओबी 50 शेयर है इनके पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के 180 इनका बाइंग प्राइस। नथिंग टू वरी, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लगाइए, जो ऐड करें उसका 150, इनका जो कॉस्ट है 180 आएगा, होल्ड कीजिए। मुंबई से अप्पा हंकारा, वक्रांगी लिमिटेड होल्ड करते हैं, 4000 शेयर 145 रुपए में खरीदारी की है। सबसे पहले स्टॉप लगाइए 180 का और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में टारगेट 210 के नजर आते हैं। निजामाबाद से गोकुल शर्मा का सवाल। टाटा केमिकल पर 100 शेयर होल्ड करते हैं, 515 की खरीद है, मुनाफा हो रहा है, क्या सलाह देंगे? होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 500 का और होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से अपमूव और भी बाकी है, 2, 4, 6 महीने अपमूव है इस स्टॉक में। बोकारो से शशांक, भेल है इनके पास, BHEL 100 शेयर 140 की खरीद। 140 की खरीदी है, मुझे लगता है इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 127 का और होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन में टारगेट कुछ 170 के नजर आ रहे हैं BHEL, लेकिन वक्त लगेगा उसके लिए। सोलापुर से शिव कुमार, स्नोमैन लॉजिस्टिक 100 शेयर 62 रुपए बाइंग प्राइस।
अब थोड़ी वीकनेस है, लेकिन कोई एक स्टॉप लगाना पड़ेगा अराउंड 67 का। अप मूव अराउंड 75, 80 जा सकता है, उसमें ये निकल सकते हैं। रिएक्टिव अप मूव नजर आ रहे हैं। मुंबई से नयन हेगड़े सुविन लाइफ साइंसेज 100 शेयर 200 की खरीद। 200 का ही स्टॉप लगाना चाहिए, 195 का। इनफैक्ट अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 220 के आसपास इनको निकल जाना चाहिए। जयपुर से मोहित बीपीएल 8000 शेयर 30 की खरीद। 36 का स्टॉप लगाइए, अगर निकल जाता है नीचे तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। पुणे से वी मिराज का स्ट्राइक शाशुन 100 शेयर 629 रुपए की खरीद। अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए स्ट्राइक शाशुन में। लगता है कि और थोड़ी गिरावट बाकी है। हैदराबाद से सलिल महाजन HPCL 500 शेयर 1200 में खरीदारी की है। होल्ड करना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 1180 का। अपर रीजन में टारगेट शायद 1250 से 1300 के नजर आते हैं। डोंबिवली से पराग गुजरात एल्कली 1500 शेयर 285 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए और 285 का ही स्टॉप लगाइए। स्ट्रक्चर के हिसाब से बढ़िया स्ट्रक्चर है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। पहला लक्ष्य 350 का है और उसको ट्रेल कीजिए स्टॉप को। जयपुर से दीपक सोनी मारुति 80 शेयर 4350 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 4800 का लगाइए स्टॉप। अपर रीजन पे टारगेट एक बार 5000 क्रॉस कर लेगा तो भी लगता है ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड है। मारुति होल्ड करना चाहिए। योगेश जोशी इन्फोसिस होल्ड करते हैं 80 शेयर 1134 की खरीद। एग्जिट करना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक है और आते दिनों में गिरावट देख सकते हैं इन्फोसिस में। धीरेन्द्र चौगुले इनके पास है सुबेक्स 3300 शेयर 15 रुपए 80 पैसे की खरीद। मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, निवेश के लिए मैंने लिया हुआ है और काफी वक्त के लिए रखूंगा, तो इसलिए आप भी रख सकते हैं। आयुष कुमार जानना चाहते हैं JNK बैंक में क्या करें, 1650 शेयर है 65 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 65 का, वहीं पर होना चाहिए। लगता है ये बॉटमिंग आउट हुआ है और बॉटमिंग आउट प्रोसेस कभी कभी वक्त लगता है। एक लेवल दीजिए 74 का, इस पर ध्यान दीजिए। जब भी ये क्रॉस करेगा 74 इसमें अच्छा अप आ सकता है तो 90 और होल्ड कीजिए JNK बैंक। वाराणसी से गुलशन मॉयल के 1000 शेयर 275 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 240 का स्टॉप लगाइए। एक ब्रेकआउट लगेगा यहाँ पर 255 में, जब भी ये क्रॉस करेगा 255 में तो फ्रेश अप मूव मिल सकता है। होल्ड। लखनऊ से विनय DLF 9000 शेयर 142 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, उसको स्टॉप लगाइए 160 का और अपना जो कॉस्ट है वहां पर निकलकर इनको ये घाटे का सौदा मुनाफे में बदल सकते हैं। जयपुर से OP शर्मा NHPC 2139 शेयर होल्ड करते हैं 36 रुपए में खरीदा था। स्टॉक तो ठीक ही लगता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 26 में, वहीं पर स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट करीब 30-32 के नजर आते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। और इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट में इतना ही वक्त है, लेकिन प्रकाश गाबा अभी भी बने हुए मेरे साथ। लेते एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं और प्रकाश गाबा आपको बताएंगे कि आपको अपने शेयरों में क्या करना चाहिए। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। तो बाजार की चाल सुस्त है और इस सुस्त बाजार में भी हम आपके लिए लाते हैं फायदे की बात। प्रकाश गावा है मेरे साथ आपको सलाह देने के लिए और गुरदासपुर से साहिब जुड़ रहे हैं। नमस्ते साहिब, बताइए आपके पास कौन सा शेयर है और ये भी समझाइएगा कि लंबी अवधि के लिए लिया है या ट्रेडिंग के नजरिए से शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल साहिब। मैम मेरे पास डिश टीवी के 1000 शेयर हैं 103.47 पे, और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जरिया इन दोनों में से कोई भी अगर जैसे बताएंगे आप, मैं वैसे कर सकता हूँ। ओके, सो साहिब बिल्कुल ट्रस्ट कर रहे हैं प्रकाश जी को। प्रकाश जी, आपकी सलाह डिश टीवी को लंबी अवधि के लिए रखें या शॉर्ट टर्म में निकालें, क्या सलाह देंगे? फिलहाल नुकसान हो रहा है इन्हें। इन्होंने लिया तो शॉर्ट टर्म के लिए था, नुकसान में इसलिए लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। लगता है कि इनको भी लॉन्ग टर्म ही होल्ड कीजिए।
अपर रीजन में जब 107 108 आ जाए उस समय निकाल दीजिएगा, ये रेंज बाउंड है, लेकिन लोअर लेवल्स में डिश में सपोर्ट है, तो घबराइए मत। शॉर्ट टर्म में वीकनेस आ सकती है लेकिन घबराइए मत। और अब नागपुर से योगेश मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। योगेश जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास में एक 500 शेयर है स्टार फेरो के, एवरेज प्राइस है 135 और साथ ही में महिंद्रा ऑटोमेटिक CIA के 200 शेयर है, एवरेज प्राइस होता है 225 रुपए का। मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म है, मुझे क्या करना चाहिए? ओके, लॉन्ग टर्म के लिए योगेश होल्ड करते हैं ये दो शेयर, स्टार फेरो एंड सीमेंट, और दूसरा महिंद्रा CIE बताया इन्होंने। प्रकाश जी कैसे दिख रहे हैं इनके टेक्निकल चार्ट्स, आपको क्या सलाह देंगे आप? वेल, स्टार फेरो की बात करें तो ये 190 से लौटा है और लगता है 100 में एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल्स है। इन्होंने इतना तो होल्ड किया है, तो आप होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 100 के नीचे का 98 का। अगर ये 98 ब्रेक हो जाता है स्टार फेरो तो इनको वहां पर एग्जिट करना चाहिए। लगता है कि शायद यहाँ पर संभल जाए और यहाँ पर एक सपोर्ट मिले। एक लेवल देता हूं, ध्यान दीजिएगा 130 का। जब भी इसमें 130 क्रॉस कर लेवे तो यहाँ अगर इनको चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो उसका टारगेट 170 180 हो सकता है। CIE यहाँ CIE भी होल्ड करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी बेसिकली और 225 खरीद है। करेक्ट, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर वीकनेस है, लेकिन कह सकते हैं कि 160 में स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। लगता है बस यहीं पर एक संभल जाएगा और अपमूव यहाँ पर मिलेगा। एक 220 का जो लेवल है जहाँ पर इनकी कॉस्ट है आसपास, वहां पर एक ब्रेकआउट मिलेगा। जब भी वो लेवल देखें तो बेचिएगा मत, उस समय होल्ड कीजिएगा। आपको लालच होगी कि आप पर कॉस्ट निकाले मत, डोंट वरी अबाउट इट। इसका टारगेट 260 का है, लेकिन मुझे लगता है 160 होल्ड करेगा। और अब दिल्ली से विपिन जुड़ गए मेरे साथ। विपिन जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्कार, मेरे पे एस्कॉर्ट के शेयर है 250 के प्राइस पे 100 शेयर। ओके, मुनाफा हो रहा है। लंबी अवधि के लिए आप रखना चाहते हैं एस्कॉर्ट को? शॉर्ट टर्म नजरिया मुनाफा बुक करने का मन कर रहा है क्या? नहीं, अभी सोच रहा हूँ दिवाली एंड तक या ईयर एंड तक रख सकता हूँ, अगर ये और 400 तक का प्राइस आ जाए तो। चलिए, तो टेक्निकल चार्ट में कैसा दिख रहा है एस्कॉर्ट? क्या दिवाली बोनस इन्हें मिलेगा एस्कॉर्ट में? प्रकाश जी लग तो ऐसा ही रहा है पेन का, लेकिन ये स्ट्रक्चर मैं कहूँगा बढ़िया स्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। 120 से अब 320 चला गया। इनका वक्त लक्ष्य 400 का है, 400 तो मिल ही जाएगा, और ज्यादा होल्ड करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा। बढ़िया स्ट्रक्चर है। ओके, सो होल्ड, ऑल क्लियर, एकदम होल्ड कीजिए एस्कॉर्ट। आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि दिवाली तक आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा, जरूर मिलेगा, कह रहे हैं प्रकाश जी। अशोक गुप्ता भोपाल से मेरे साथ हैं। नमस्ते अशोक जी, बताइए कौन सा शेयर है सवाल जिस पर पूछना चाहते हैं? मेरे पास IFCI 2700 शेयर है, 19 रुपए 50 पैसे के हिसाब से 8 महीने हो गए खरीदा इसका। इस कंपनी का क्या फ्यूचर है और इसको होल्ड करें या कि बेचें, क्या करना है? ओके, 7 रुपए 95 पैसे का मुनाफा इन्हें पर शेयर मिल रहा है। 2700 शेयर होल्ड करते हैं। IFCI कैसा दिखता है आपको चार्ट्स पर प्रकाश जी? वेल, स्ट्रक्चर के हिसाब से साइडवेज जोन है, वीक स्ट्रक्चर में अपमूव मिल सकता है। एक सलाह देता हूं, आधा पैसा तो निकाल लो, बाकी होल्ड करो, और उसको 32 जब चाहे तो वहां पर निकल सकते हैं, और जो बाकी बचे जब आधा निकालेंगे तो उस पर भी एक स्टॉप लगाना, वो स्टॉप होना चाहिए 25 का। ओके, सो पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह IFCI में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। लगातार हमारे दर्शक फोन कर रहे हैं, प्रकाश गावा की राय जानना चाहते हैं, वापस आइए, और साथ ही प्रकाश गावा की ट्रेडिंग टिप्स भी होगी आगे। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। हालांकि निफ्टी 8650 के ऊपर टिके रहने की कोशिश में जुटा हुआ है। प्रकाश गावा मेरे साथ है। प्रकाश जी बताइए, बाजार के इस सबड्यूड मूड में आपकी नजर कहाँ है? दो स्टॉक ठीक लगते हैं। एक तो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर लगता है आज अच्छा अपमूव मिलेगा, और लगता है कि अपमूव है, इसके टारगेट में 161 162 यहाँ तक जाने की संभावना है। स्टॉप 155 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर जो टारगेट है 2370 है, स्टॉप होना चाहिए 2180। यहाँ पर लगता है बेस बन रहा है, वक्त लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं नीचे जाएगा, और अपमूव अब शुरू होगा। टारगेट है उससे भी ज्यादा बन सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में।
ओके, सो 2% प्रकाश काबा की यूनाइटेड स्पिरिट में खरीद की सलाह, लक्ष्य 2370 का देख रहे हैं। और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी पसंद आ रहा है इस प्राइस पॉइंट पर, इन्हें लक्ष्य 161 रुपए के, स्टॉप लॉस बीओबी में 155 का ख्याल रखें। प्रकाश जी, धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और सौदा आपका भी, मेरे साथ भी इतना ही। मुझे ये इजाजत दीजिए, आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन मुग्धा मिश्रा के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।